चलिए लक्ष्मी गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पे स्टार्ट करते हैं बेटा। डेरिवेटिव एक्चुअली यह एक सबसे पहले यह एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट और इसको क्या किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए यूज्ड, डेरिवेटिव को यूज्ड किया जाता है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अंकिता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैनेजमेंट। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज किया जाता है उसको समझना जरूरी है डेरिवेटिव को। सपोज कीजिए आपके पास 1000 स्टॉक है। 1000 स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। हाँ जी रेणुका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1000 स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। आपके पास 1000 स्टॉक है किसका, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। इस शेयर को आपको 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद इसको आपको सेल करना है। आपको सपोज कीजिए सेल करना है। राइट नाउ इसकी प्राइसेज है ₹2000 पर शेयर। 2000 पर शेयर। तो 2000 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि क्या उसको मिलना चाहिए। अभी की प्राइस अगर 3 महीना के बाद भी स्टेबल होगा तो अभी की प्राइस 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ आपका इसकी प्राइसेज सपोज कीजिए यहां पे 1500 हो जाता है, यहां पे 2000 हो जाता है और यहां पे 2500 हो जाता है। 3 केसेस हो सकता है, या तो स्टेबल होगा, या तो जो 2000 रुपया है उसी के आसपास होगा, या तो 2000 से कम होगा, या 2000 से ज़्यादा होगा। तो 1000 स्टॉक में यहाँ पे आपको कितना मिलेगा बताइएगा, कितना मिलेगा। 1500 इंटू 1000 आपको 15 लाख रुपीज मिलेगा। यहाँ पे आपको 2000 इंटू 1000 20 लाख रुपीज मिलेगा। और इस केस में आपको कितना पैसा मिलेगा, 2500 इंटू 1000 आपको कितना पैसा मिलेगा, 25 लाख मिलेगा। 25 लाख। यही तो पॉसिबल केसेज है, यही तो 3 पॉसिबल केसेज है। या तो 15,000 मिलेगा, या तो 20,000 मिलेगा, या तो 25,000 मिलेगा। यही तो पॉसिबल केसेज है। तो यहां पे आप क्या हो जाओगे, यहां पे आप दुखी हो जाओगे, यहां पे कोई बात नहीं, यहां पे खुशी हो जाओगे। लेकिन आपके अनसर्टेनिटी तो है ना, अनसर्टेनिटी तो है ना आपके माइंड में। तो उस अनसर्टेनिटी को आप कहते क्या 1500 तो रुपया नहीं हो जाएगा, क्या 2000 रुपया तो नहीं हो जाएगा, क्या 2500 रुपया तो नहीं हो जाएगा। ये आपके मन में अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। इस अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो इस रिस्क को कैसे आप मैनेज करेंगे, इस रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज अ डेरिवेटिव। दैट इज अ डेरिवेटिव। हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क। जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, उस अनसर्टेनिटी को कैसे मैनेज करेंगे। उस अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट।
आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ये 2 डेट, आपके पास 1000 स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। टुडे उनकी प्राइसेस क्या है, ₹2000 पर शेयर है, ₹2000 पर शेयर है। 3 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद आप सेल करना चाहते हैं इसको। अब 3 मंथ के बाद जब सेल करना चाहेंगे तो आफ्टर 3 मंथ ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी आप समझिए सेम है। अभी क्या समझिएगा आप, सेम है। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अभी आप क्या समझिए, सेम है। अब सुनिए, आफ्टर 3 मंथ सपोज कीजिए, आफ्टर 3 मंथ आपने क्या किया, 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने इंटर किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 स्टॉक प्राइस क्या हुआ, उन्होंने इंटर किया 1 स्टॉक प्राइस ₹2200। अब 100% श्योर हो गया, यू आर मैंने आप बाउंडेड हो गए क्या चीज़ के लिए, यू आर बाइंडिंग फॉर द सेलिंग द स्टॉक, यू आर बाइंडिंग फॉर द सेलिंग द स्टॉक। आप स्टॉक को सेल करने के लिए बाइंडिंग है, किस पे, 2200 है, 2200 पे। और जो काउंटर पार्टी है, काउंटर पार्टी वो बाइंडिंग है किसके लिए, बाई करने के लिए, किस पे, 2200 पे, 2200 पे। काउंटर पार्टी बाइंग करने के लिए, पहले गुड मॉर्निंग, काउंटर पार्टी है बाई करने के लिए कितने में, किस प्राइस पे, 2200 पे। और आप सेल करने के लिए बाइंडिंग है कितना के लिए, 2200 पे। प्राइस आपको क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यू डोंट हैव एनी रिस्क, आपके पास कोई रिस्क नहीं है आपकी प्राइस आपको 1500 हो जाए, प्राइस 2500 हो जाए, प्राइस 2000 हो जाए, आपके पास रिस्क नहीं है। आप 100% श्योर हो गए। आपको मिलेगा कितना पैसा मिलेगा, 2200 इंटू 1000, आपको 22 लाख रुपीज मिलेगा। ये आप 100% श्योर हो गए। यू डोंट हैव एनी रिस्क, आपके पास कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आपका 2 केसेस हो सकता है, 2 केसेस हो सकता है। क्या केसेस हो सकता है, अगर मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ, एक्चुअल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 3 मंथ, एक्चुअल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर 3 मंथ, अगर मान लीजिए 1200 रुपया हो जाता है, अगर मान लीजिए 3000 हो जाता है, तो जब 1200 हो जाएगा तो अपने डिसीजन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया उस डिसीजन से आप खुश हो जाएंगे। जब 1200 रुपया हो जाएगा तो 1200 के हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा बताइएगा, 1200 इंटू 1000, ये आपको 12 लाख मिलेगा। तो आपको 12 लाख के प्लेस पे ड्यू टू एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू रिसीव ₹22 लाख। ड्यू टू एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू रिसीव ₹22 लाख। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के कारण आपको कितना पैसा मिला, 22 लाख मिला। तो आप खुशी हो जाएंगे जब माई डिसीजन वाज जो वाइजफुल डिसीजन, मेरा आपको करेक्ट डिसीजन था। माई डिसीजन वाज वाइजफुल डिसीजन, मेरा करेक्ट डिसीजन था कि हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के कारण मार्केट प्राइस, इवन इफ मार्केट प्राइस इज 1200, इवन इफ मार्केट प्राइस इज 1200, आई एम एबल टू सेल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 2200। आई एम एबल टू सेल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 2200। आप अपने डिसीजन पे खुशी मनाएंगे, आप अपने डिसीजन पे खुशी मनाएंगे। अब एक केस सेकेंड आ जाता है, ये केस आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट केस। लेकिन केस सेकेंड यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट प्राइस 3000 होगा तो, अगर मार्केट प्राइस 3000 होगा तो अगर मार्केट प्राइस 3000 होगा तो, मार्केट प्राइस 3000 होगा, हाँ 10 लाख गेन होगा ड्यू टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 10 लाख की गेन हो जाएगी ड्यू टू द फॉरवर्ड। अगर मार्केट 3000 होगा तो
आपको कितना पैसा मिलेगा बताइएगा। 3000 इंटू 1000 दैट इक्वल टू ₹30 लाख। ₹30 लाख आपको मिलेगा, ₹30 लाख मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपको अरे यार काश मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मुझे 22 लाख के प्लेस पे 30 लाख मिलता, 22 लाख के प्लेस पे 30 लाख मिलता। आपको 22 लाख के प्लेस पे 30 लाख अगर मार्केट आफ्टर 3 मंथ एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर 3000 रुपीज होता तो आपको 22 लाख के प्लेस पे कितना पैसा मिलता, 30 लाख रुपीज मिलता। मैंने आपको 22 लाख के प्लेस पे आपको 30, तो यहाँ पे आपको क्या करते 8 लाख की लॉस हो जाती है आपको ड्यू टू एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको गेन था, यहाँ पे गेन था कितने का 10 लाख का, यहाँ पे गेन था 10 लाख का, यहाँ पे आपको लॉस हो गया 8 लाख का, यहाँ पे लॉस हो गया 8 लाख का। तो इस 8 लाख की लॉस से आप अपने आप को पश्चाताप करते कि यार मेरी जो डिसीजन था वो गलत डिसीजन था, मैंने जो डिसीजन लिया था वो गलत डिसीजन लिया था। यहाँ पे मुझे 8 लाख की लॉस हो गई, 8 लाख की लॉस हो गई। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने इंटर किया था, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद यू आर बाइंडिंग टू सेल द स्टॉक एट द रेट ऑफ 2200 और काउंटर पार्टी जो है वो बाइंडिंग है क्या चीज़ के लिए, बाई करने के लिए। एक बार आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस है आपको इसी पे बेचना पड़ेगा, तो प्राइस फिक्स कर लिया तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी का जो रिस्क था वो खत्म हो गया। लेकिन आपके आफ्टर 3 मंथ अगर एक्चुअल प्राइस होगा 1200 रुपया तो आप खुशी मनाएंगे, चलो ठीक है भाई हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने 2200 में बेचा। अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया रहता तो मुझे 12 लाख में बेचना पड़ता। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण हमें कितना की फ़ायदा हो गई, 10 लाख की फ़ायदा हो गई। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण 10 लाख की फ़ायदा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण सेकेंड केस में क्या होगा, अगर 3000 मार्केट प्राइस आफ्टर 3 मंथ होता तो, अगर 3000 मार्केट प्राइस अगर होता तो उस केस में क्या हो जाता, आपको 8 लाख की लॉस हो जाती। 30 लाख के प्लेस पे आपको कितना पैसा मिलता, सिर्फ 22 लाख रुपया मिलता। 30 लाख के प्लेस पे आपको कितना पैसा मिलता, सिर्फ 22 लाख रुपये मिलता। तो यहाँ पे 8 लाख की लॉस हो जाती। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे। यहाँ पे तो खुश होंगे, यहाँ पे तो खुश होंगे आप, बताइए यहाँ पे आप क्या करेंगे, खुश होंगे, यहाँ पे खुश होंगे आप। लेकिन आप इस केस में क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे, काश मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मुझे 30 लाख में मैं स्टॉक को बेचता। अब क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट है जब इच्छा करे तो मैं एक्सरसाइज करूं और नहीं इच्छा करे तो जाके मार्केट में सेल कर दूं? क्या कोई ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कोई डेरिवेटिव में कोई ऐसा भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स है जो मैं अपने मर्जी से चलूं, इच्छा करे 1200 के जब मार्केट में प्राइस हो तो 1200 यूज करूं, 1200 प्राइस हो तो मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेज यूज करके 2200 में बेचूं। जब मार्केट में प्राइस आपको 1200 है तो मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेज हम यूज करके 2200 में बेचूं। और जब मार्केट प्राइस 3000 हो जाए, जब मार्केट प्राइस 3000 हो जाए तो मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में नहीं बेचूं, जाके मार्केट में बेचूं। क्या कोई ऐसा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है रिस्क मैनेज करने का कि हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, चाहे हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट को यूज करें या नहीं करें, ये मेरी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक बार आप इंटर किए तो यू आर बाइंडिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, वेदर प्राइस इज गोइंग टू बी 1200 और वेदर प्राइस इज गोइंग टू बी 3000। दोनों केसेस में यू विल हैव टू सेल द स्टॉक एट कॉन्ट्रैक्टेड फॉरवर्ड और फ्यूचर प्राइस। आपको 2200 में ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस तो फिक्स कर लिया, लेकिन इस केस में आपको क्या होगा, दोनों केसेस में यहाँ पे तो आप खुश हो जाएंगे। जब 1200 प्राइस होगा तो आप कहेंगे मेरी वाइजफुल डिसीजन था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से हमें 12 लाख के प्लेस पे 22 लाख मिला। यहाँ पे आप 3000 जब प्राइसेज होगा तो यहाँ पे आप पश्चाताप करेंगे,
आप पश्चाताप क्या करेंगे, अरे यार मैं 22 लाख को मिला, जबकि मुझे नहीं कंटेक्ट किया होता तो 30 लाख मिलता, 30 लाख मिलता। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ आ रही है? तो एक कंट्रैक्ट होता है, वो होता है ऑप्शन कंट्रैक्ट। एक कौन सा कंट्रैक्ट होता है? ऑप्शन कंट्रैक्ट। ये ऑप्शन कंट्रैक्ट में क्या होता है, राइट टू बाई और सेल, यहां पे राइट होता है, नॉट ऑब्लिगेशन, नॉट ऑब्लिगेशन। आपको सेल करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती है, लेकिन आपको राइट करने का ऑब्लिगेशन होता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो कॉल ऑप्शन होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक क्या होता है, पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू बाई, यहां पे ये होता है राइट टू बाई, इसका मतलब होता है राइट टू सेल, राइट टू बाई, राइट टू सेल। यहां पे दो पर्सन होते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन सेलर, कॉल ऑप्शन सेलर, एक होता है कॉल, चाहे कॉल मत करो, ऑप्शन सेलर कहिए, ऑप्शन सेलर। यहां पे एक होता है ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन सेलर, कॉल ऑप्शन बायर। देखिएगा दो पर्सन होता है, तो इनके पास क्या होता है, राइट होता है, ये इसके पास ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन, इनके पास क्या होता है, राइट होता है। अगर इसमें कॉल ऑप्शन लिया रहता 2200 का, एक्सरसाइज प्राइस 2200 का है, एक्सरसाइज प्राइस 2200 का है, तो इस केस में तो एक्सरसाइज करता 2200 में बेचता, लेकिन 3000 जब प्राइस होता तो इस केस में एक्सरसाइज नहीं करता ये 2200 वाली, और वो जाके मार्केट में 3000 में बेचता, जाकर मार्केट में 3000 में बेचता, जाकर मार्केट में 3000 में बेचता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कर देता है। और उस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या किया जाता है, उस अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम डेरिवेटिव की इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव? हाँ जी बताइए, रेणुका, रोहित, पल्लवी, अंकिता, लक्ष्मी, बताइए आपने ओवरऑल कंसेप्ट, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ऑप्शन डेरिवेटिव? डेरिवेटिव को किसे क्या कहा जाता है, कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बताइए आप, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी बताओ बेटा। तो डेरिवेटिव मैंने क्या कहा था कि व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है, एकदम अच्छे से क्लियर समझ आ गया रोहित और अंकिता, लक्ष्मी? अब देखिएगा यहां पे आपको 1000 स्टॉक रिलायंस का था, तो आपने समझ आ गया। तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज द डेरिवेटिव, दैट इज अ डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपको सबसे पहले मैं आपको डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। डेरिवेटिव सबसे पहला कंसेप्ट, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। It is used for risk management, रिस्क को मैनेज करने, मैनेजमेंट। इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू is determined
on the basis of its value is determined on the basis of some more basic underlying variable. Some more basic underlying variable. Some more basic underlying variable. It does not have any value. Its value is determined on some more basic underlying variable. अब उसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए. सपोज कीजिएगा एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए आप देखिएगा, 3 फ्रेंड है, ये 3 पर्सन है, 3 पर्सन है. अब सुनिएगा, इस तीनों को क्या करनी है कि एक, तीनों फ्रेंड है, दीज आर द फ्रेंड्स. ये आपको तीनों फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स है, तीनों फ्रेंड्स है. इन फ्रेंड को क्या करनी है, क्रिकेट मैच वॉच करनी है. क्रिकेट मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में के फिरोजा कोटला स्टेडियम में, आजकल अरुण जेटली स्टेडियम बन गया वो. ये स्टेडियम में मैच प्ले हो रहा है, दिल्ली के स्टेडियम में मान लीजिए. अब सुनिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस तीनों फ्रेंड के पास नो टिकट, इनके पास टिकट नहीं है, इनके पास टिकट नहीं है. बात को समझो, तीनों फ्रेंड्स है, तीनों को मैच देखना है, कोई स्टेडियम में जाके. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, किसका मैच था भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, बहुत अच्छा मैच होने वाला है, फाइनल मैच. अब इनके पास टिकट नहीं है, तो इनके पास क्या चीज़ का रिस्क है, रिस्क क्या चीज़ का है बताइएगा, कि अगर ये स्टेडियम में गए और सारी टिकट बुकड हो, माने ऑल टिकट बुक, ऑल जितने भी टिकट है, ये सारे टिकट, ऑल टिकट आर सोल्ड, सारे टिकट अगर सोल्ड हो गया तो इनको टिकट नहीं मिलेगा और ये मैच नहीं देखेंगे. ये इस बात की रिस्क है कि नहीं है. ये तीनों जाके स्टेडियम में मैच देखना चाहते हैं और तीनों फ्रेंड है, और इनके पास रिस्क है कि गए स्टेडियम में मैच देखने के लिए और टिकट नहीं है और तो सारी टिकट सोल्ड है, तो इनको टिकट नहीं मिलेगा. टिकट नहीं मिलेगा, एक रिस्क है, एक रिस्क है. इसको उन्होंने मैनेज किया रिस्क को, मैनेज किया. कैसे रिस्क को मैनेज किया, मान लो कि इनका कोई फ्रेंड है जो कि आपको मैनेजमेंट में है, स्टेडियम के मैनेजमेंट में इनका कोई फ्रेंड है जो कि स्टेडियम के मैनेजमेंट में है, और इस मैनेजमेंट से ये एबल है एक लेटर लिखवाने के लिए, एक एबल है कि एक लेटर लिखवाया. अब वो उस लेटर का, इस लेटर के बेसिस पे आपको, इस लेटर के बेसिस पे अगर मार्केट में सारी टिकट सोल्ड होगा, अगर टिकट जनरल पीपल को नहीं मिलता होगा, तो उस लेटर के बेसिस पे ये वाले एबल है कि मार्केट से टिकट खरीद सकते हैं. ये इंटरनल मैनेजमेंट के बेसिस पे इनको टिकट मिल जाएगा, मैनेजमेंट से टिकट मिल जाएगा. तो इस लेटर को लेकर उन्होंने स्टेडियम में गया और इस बात को लेकर गया कि भाई अगर टिकट जनरल पीपल के लेकर नहीं भी मिलता रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इस लेटर को दिखा के इंटरनल मैनेजमेंट के कोटा पे मैं इंटर कर सकता हूं. तो लेटर आपका क्या हो गया, वो जो लेटर है वो आपको डेरिवेटिव हो गया. जो ये क्या करता है, उस लेटर के बेसिस पे टिकट नहीं भी होगा तो मिल सकता है. हाँ जी, तो बात समझ आ गया. अब तीसरा केस यहाँ पे क्या आया, तीसरा केस को समझिए. वो तीनों गया स्टेडियम में, लेटर को लेकर गया. लेटर की ऑब्जेक्टिव क्या थी कि अगर टिकट मार्केट में अगर सोल्ड भी हो गया, मार्केट में टिकट अगर सोल्ड भी हो गया है, तो उस लेटर के बेसिस पे वो लोग क्या कर सकते हैं, स्टेडियम से मैच देख सकते हैं. बिकॉज ऑफ
मैनेजमेंट से आपको 3 टिकट मिलने का इनको 100% की गारंटी मिल गई। अब आपको उस टिकट लेकर गया, लेटर लेकर गया और केस फर्स्ट आया, केस फर्स्ट, यहां पे केस सेकंड, केस थर्ड। मान लीजिए ओपनली टिकट अवेलेबल था, सबके लिए टिकट अवेलेबल था, सबके लिए टिकट अवेलेबल था केस फर्स्ट में। मैंने कहा मान लीजिए कि टिकट सबके लिए अवेलेबल है, तो सबके लिए जब टिकट अवेलेबल है तो ये लोग गए काउंटर से टिकट खरीदा और मैच देखा। मैंने काउंटर से टिकट देखा, मैच देखा, तो यहाँ पे नो यूज ऑफ लेटर, नो यूज ऑफ लेटर। जब आपको सबके लिए टिकट अवेलेबल था मार्केट में, उन्होंने लेटर को दिखाया नहीं, लेकिन लेटर को पॉकेट में रह गया, पॉकेट में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नो यूज ऑफ लेटर। तो इस लेटर की वैल्यू क्या होगी बताइएगा, इस लेटर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, क्योंकि उस लेटर को उसने यूज ही नहीं किया। भाई गया स्टेडियम में, टिकट इजीली मिल रहा था, टिकट कटाया, जाके मैच देखा, घर आ गया, तो यहाँ पे लेटर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। केस सेकंड में मान लीजिए, केस सेकंड में सारे टिकट सोल्ड है, ग्रे मार्केट में टिकट मिल रहा था उसको, ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट में उसको टिकट मिल रहा था, और टिकट, एक टिकट की प्राइस आपका कितना है, एक्सेस ऑफ ₹1000। एक टिकट का एक्सेस प्राइस ग्रे मार्केट में आपको 1000 मिल रहा था। तो 3 के लिए आपका आपको टिकट के लिए पर टिकट, तो आपको 3 आदमी के लिए ₹1000 एक्सेस, तो आपको 3000 रुपीज उनको देना पड़ता, एक्सेस 3000 एक्सेस देना पड़ता। अब ये क्या, जो मैनेजमेंट से टिकट लाया, मैनेजमेंट से जो लेटर लिखवाया था, उस लेटर को दिखाया, उस लेटर के बेसिस पे उनको इंटरनल मैनेजमेंट से उनको 3 टिकट मिल गया, इंटरनल मैनेजमेंट से 3 टिकट मिल गया। तो बताइए उस लेटर की वैल्यू कितनी हो गई, उस लेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 3000 रुपीज़ हो गई, उस लेटर की वैल्यू 3000 रुपीज़ हो गई। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक टिकट से एक्सेस आपको, एक्सेस ऑफ ₹2000 अगर मिलता पर टिकट आपको ग्रे मार्केट में, तो उनको 3 टिकट के लिए कितना पैसा उनको देना पड़ता, 6000 रुपये देना पड़ता। तो लेटर का जो प्राइस हो गया, वो ₹6000 हो गया, लेटर की जो प्राइस है वो ₹6000 हो गया। तो यहाँ पे लेटर की प्राइस है 3000, यहाँ पे लेटर की प्राइस है 0, यहाँ पे लेटर की प्राइस है 6000। तो ये क्या हुआ, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होगा, डेरिवेटिव। तो आपको क्या है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। वो लेटर क्या है, डेरिवेटिव है, जिसके बेसिस पे टिकट नहीं भी मिल सकता है, वो अला जो रिस्क था वो आपको खत्म हो गया। आपको मैनेजमेंट कोटा से 3 टिकट मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर हो गए, गए मार्केट में सेल करने के लिए, गए मार्केट में स्टेडियम मैच देखने के लिए। लेकिन उस लेटर की वैल्यू, इट्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड ऑन द सम मोर बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल। इसकी वैल्यू आपको 0 हो गया। 0 किस केस में हो गया, उस लेटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, जबकि सबके लिए टिकट अवेलेबल था। आप गए, मैच का टिकट लिया काउंटर से और मैच देखा, लेकिन जब आपको मार्केट, सेकंड केस क्या है, अगर सारे की सारी टिकट सोल्ड है, सारे का सारा टिकट अगर सोल्ड है और एक टिकट आपको 1000 रुपीज पर टिकट मिल रहा था, तो 3 टिकट का आपको 3000, लेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 3000 हो गई। केस थर्ड के लिए क्या, एक्सेस ऑफ ₹2000 पर टिकट, तो 3 टिकट के लिए 6000, तो ये एक्सेस आपको 6000, दिस इज अ डेरिवेटिव। हाँ जी, तो आपको क्या हुआ, लेटर आपका डेरिवेटिव हो गया, इसको यूज किया गया रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्या क्या रिस्क था, टिकट नहीं मिलने का रिस्क था, वो टिकट नहीं मिलने का रिस्क था, वो लेटर लेकर जाने के बाद आपको टिकट मिलेगा, 100% श्योर हो गया, 100% आपको श्योर हो गया। जब वो सिक्योरिटी आ गई आपके पास, जब आपके पास सिक्योरिटी आ गई, तो आप स्टेडियम गए लेटर को लेके, इसकी वैल्यू
किस पे डिपेंड किया, इसकी वैल्यू वहाँ के सिचुएशन पे डिपेंड की। इजली अवेलेबल था, 1000 एक्सेस प्राइस था, 2000 एक्सेस प्राइस था, उस पर उसका वैल्यू डिपेंड किया। ठीक है ना। तो दिस इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी रोहित, क्लियर हो गया बेटा? बताइए अंकिता, लक्ष्मी, क्लियर हो गया? अब आपको डेरिवेटिव में क्या क्या स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको स्टडी करना है, मैं आपको स्टडी कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं डेरिवेटिव का, लगभग 40 क्लासेस लगेगा आपको, 40-50 क्लासेस लगेगा। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा उसमें प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में क्या डिफरेंस है उसको पहले हम समझेंगे। पहले आज प्राइसिंग समझते हैं, उसके बाद आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद इनिशियल मार्जिन एक होता है, इनिशियल मार्जिन, इस सब पे क्वेश्चन करेंगे। मेंटेनेंस मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन होता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है, मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट। गेन और लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारी चीज करने के बाद हम उसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी ऑफ ऑप्शन, स्ट्रेटजी ऑफ ऑप्शन हम स्टडी करेंगे। प्राइसिंग ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आपको आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज ड्यू टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, फ्यूचर आर्बिट्रेज ड्यू टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इंटरेस्ट का आ जाता है। इंटरेस्ट में आपको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, स्वैप होता है, बहुत सारी चीज़ें जो एक एक करके स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपको मानिए, अभी मैं डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दोनों अभी मान लो सेम है, दोनों मान लो सेम है। आप सुनेगा, डेरिवेटिव दो टाइप का होता है। एक तो आपका क्या होता है, इंडेक्स ट्रेडेड डेरिवेटिव होता है, एक ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होता है। इंडेक्स ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, इसको भी मैं बाद में डिफाइन करूंगा जब दोनों का डिफरेंस बताऊंगा आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। अभी आपको प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा हूँ, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू को डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा, मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइसेस, किसी गुड्स की प्राइस ऑफ गुड्स अभी आपको 100 रुपीज़ है, अभी आपको 100 रुपीज़ है। 6 मंथ के बाद ये गुड्स की रिक्वायरमेंट आपको है, मान लीजिए 5 लाख गुड्स की रिक्वायरमेंट, तो थोड़ा सा भी प्राइसेस फ्लक्चुएट करेगा तो आपको बहुत सारा इफेक्ट करेगा। 5 लाख गुड्स की आवश्यकता पड़ेगा तो थोड़ा सा प्राइसेस का इफेक्ट करेगा। तो मान लिया जाए 6 मंथ के बाद 103 हो गया, तो आपको तो 15 लाख पे फर्क पड़ जाएगा ना, 15 लाख की लॉस हो जाएगी। तो आप चाहोगे कि कोई फिक्स प्राइस हो जाए। अब फिक्स प्राइस कैसे आएगा,
उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सुनिएगा, एक होता है फेयर प्राइस, एक क्या होता है रियल वर्थ ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स रियल क्या होना चाहिए, रियल क्या होना चाहिए। इसका एक दूसरा नाम भी होता है फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू। एक तीसरा नाम क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। एक और क्या कहते हैं वैल्यू ऑन विच नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज, नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज, जिस पे आपको कोई आर्बिट्रेज का स्कोप नहीं हो। तो मार्केट में एक क्या मैंने फाइनेंस में आपको क्या स्टडी करनी है कि आप एबल है बोरो करने का रिस्क फ्री पे। आप रिस्क फ्री पे मार्केट से बोरो भी कर सकते हैं, आप रिस्क फ्री पे मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस बात को मान के चलिए, रिस्क फ्री में जिसमें कोई रिस्क नहीं है। तो मान लो कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है पर एनम, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है पर एनम। तो हम कहेंगे कि भाई क्या प्राइस हो सकता है 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यहाँ पे। तो कहेंगे कि सर आज प्राइसेज अगर 100 रुपया है तो आपको 10% इंटरेस्ट के बेसिस पे 6 महीने का इसका प्राइसेज 105 रुपया होगा। तो इस प्राइस को क्या कहते हैं रियल वर्थ ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू ऑन विच नो स्कोप ऑफ आर्बिट्रेज। ये प्राइसेज मैंने कैसे निकाला, ये प्राइसेज मैंने कैसे निकाला, कैसे कैलकुलेट किया, ये वाला 105 प्राइस, 105 प्राइस टाइम के बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें ऐड किया। इंटरेस्ट के बेसिस पे आज की स्पॉट प्राइसेस के बेसिस पे मैंने कहा कि नहीं रियल वैल्यू अगर रिस्क फ्री से देखा जाए, रिस्क फ्री से देखा जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, इसकी प्राइसेज 105 रुपया होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट के बेसिस पे देखा जाए 105 रुपीज प्राइस होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर 105 रुपया प्राइसेज है इसका 105 105, तो आपको यहाँ पे क्या कर सकता है, हो सकता है कि प्राइसेज 110 एक्चुअल प्राइस हो सकता है कि आपको 110 हो जाए। एक्चुअल प्राइस हो सकता है कि 105 हो जाए। एक्चुअल प्राइस हो सकता है कि ₹102 हो जाए। एक्चुअल प्राइस आफ्टर 3 मंथ हो सकता है कि एक्चुअल प्राइस ज़्यादा हो जाए कम हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ के बेसिस पे 105 निकाला, टाइम के बेसिस पे, स्पॉट आज की प्राइसेस के बेसिस पे, और मैंने इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे प्राइस निकाला। तो कहा कि भाई 105 होनी चाहिए, 105 होनी चाहिए। लेकिन 105 105 प्राइस होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या प्राइस होगा वो तो आफ्टर 6 मंथ ही पता चलेगा ना, वो तो आफ्टर 6 मंथ ही पता चलेगा प्राइस क्या होगा। तो एक्चुअल प्राइस मान लो 110 रुपया है, तो इसको कहेंगे ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन इसको क्या कहेंगे, ओवर वैल्यूएशन। होना चाहिए था टाइम के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे और आज की प्राइसेस के बेसिस पे ये 105, लेकिन एक्चुअल में 110 है, तो इसको कहेंगे ओवर वैल्यूएशन। अगर एक्चुअल में 102 है, एक्चुअल में 102 है, तो इसको कहेंगे कम वैल्यूएशन किया गया है, इसको दिस इज द अंडर वैल्यूएशन, तो इसको कहेंगे हम अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। और इसको क्या कहेंगे, करेक्ट प्राइस कहेंगे, करेक्टली प्राइस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, करेक्टली प्राइस कहेंगे, करेक्टली प्राइस कहेंगे। तो यहां पे आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है, आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। यहां पे आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है, आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। आर्बिट्रेज
आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। यहां पे नो आर्बिट्रेज, नो आर्बिट्रेज। तो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या स्टडी करनी होती है कि किस केस में हमारी ओवर वैल्यूएशन है, किस केस में अंडर वैल्यूएशन है, किस केस में एक्चुअल प्राइस है, किस केस में हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं, किस केस में हमारे पास आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट आपको तीन टाइप से दिया जा सकता है, इंटरेस्ट। एक तो पीरियोडिक कंपाउंड हो सकता है, मैंने किसी भी पीरियड के लिए इंटरेस्ट आपको 10% पर एनम दे सकता है, ऐसे देगा। एक तो देगा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एक होगा 10% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। तो भाई इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में कैसे करेंगे, इस केस में कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या होगा, जैसे मान लो, सुनिएगा यहां पे, तो आपको आज की प्राइसेज स्पॉट प्राइस कितनी है, ₹100 है। टाइम पीरियड आपको 6 मंथ है। यहाँ पे जो होता है फेयर फ्यूचर प्राइस या फेयर फॉरवर्ड प्राइस होता है, फेयर फ्यूचर प्राइस या फेयर फॉरवर्ड प्राइस। अब देखिएगा यहाँ पे 3 केसेस बोल सकता है, 3 केसेस बोल सकता है। आप कैसे निकालेंगे, अब सुनिएगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तीन केसेस है। अब आपको यहाँ पे 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो इसकी फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा, तो फेयर फ्यूचर प्राइस आज की प्राइसेस 100 रुपया है। 1 + 0.10 डिवाइडेड बाई 12 × 6, ये हो जाएगा ₹100 × 1.05, ये ₹105 हो जाएगा फेयर फ्यूचर प्राइस। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, R = 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली के केस में आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस कैसे निकलता है, फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकलेगा ₹100, तो ये होगा ही 1 + 0.10, और यहाँ पे टाइम पीरियड 6/12 हो जाएगा, 6/12 6 मंथ को एनुअली चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आपको ये आपका कितना होगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको एनुअल होना चाहिए, और ये वाली रेट भी एनुअल होना चाहिए, टाइम भी आपको एनुअल होना चाहिए। एनुअली कंपाउंडेड केस में ये याद कीजिएगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको एनुअली होगा और टाइम पीरियड भी एनुअल होगा। 6/12 मैंने किया, तो आप बताइए यहाँ पे ₹100 हो गया 1.10 की 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब इसकी वैल्यू आपको कैसे निकालेंगे 1/2 का, वो आपको मैं बताऊंगा। अब ये होता है आपको R = नेक्स्ट केस देखिएगा, R = 10% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे हम फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालेंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस आपको निकालेंगे ₹100 e⁻ 0.10, यहाँ पे 6/12 करेंगे, 6/12।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹100 इंटू e⁻6 / 12 का मतलब क्या, 0.05। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों केसेस में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या हो गया, इतना हो गया, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ₹100 1.10 0.5, अगर पावर 0.5 होगा तो कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इस दोनों की वैल्यू निकालने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। अब आपको बताऊंगा, यहाँ पे मान लिया जाए, आप सुनिए, यहाँ पे देखिएगा, 1.10 की पावर 0.5 कुछ भी वैल्यू है। एक तो तरीका है, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में क्या लिखिए, 1.10 लिखिए कैलकुलेटर में। दूसरी बात है, आप 12 टाइम्स, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 12 टाइम्स, 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 12 टाइम्स आप रूट को लीजिए। 12 टाइम्स आप क्या लेंगे बेटा, रूट को प्रेस करेंगे, 12 टाइम्स रूट को प्रेस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप 12 टाइम्स रूट, यहाँ पे 0.5 है, 0.5 है, 12 टाइम्स रूट को आप करोगे, यहाँ पे 0.5 है, 12 टाइम्स रूट लेने के बाद -1 करोगे, -1 सब्ट्रैक्ट 1, यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट 1। अब फोर्थ में क्या करोगे, फोर्थ में देखो, आप फोर्थ में क्या करोगे, यहाँ पे 0.5 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5, आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब इसका उल्टा करोगे, उल्टा मल्टीप्लाइड बाय 0.5 करने के बाद ऐड 1, यहाँ पे क्या करोगे, ऐड 1, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें ऐड 1, यहाँ पे क्या करोगे, इनटू इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 12 टाइम्स करोगे, 12 टाइम्स करोगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, 1.1 मैंने लिखा, मैंने अपनी कैलकुलेटर में लिखा 1.1, उसके बाद मैंने 12 टाइम्स एडिट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद -1 करनी है, -1 इंटू 0.5 करनी है, +1 करनी है, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है, इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0489, इसकी वैल्यू इतना हो जाएगा, 1.0489, इसका वैल्यू ये हो जाएगा 1.0489। अब यहाँ पे क्या पुट करोगे भाई, बताओ आप, ₹100 इंटू 1.0489 इंटू 100 कर दोगे तो 104.89 आपका वैल्यू हो जाएगा, 104.89। हाँ जी, अब बताइए ये चीजें समझ आए कि नहीं आप लोग को, रेणुका, लक्ष्मी, अंकिता, रोहित, बताइए बेटा, ये सारे चीजें समझ आए कि नहीं। आप लोग लाइक की बटन को प्रेस कर देना बेटा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, मैं गूगल में आना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ, मैंने ई लिखा, एक्सपोनेंशियल,
एक्सपोनेंशियल सीरीज, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होता है, 2.718 होता है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होता है, 2.718 होता है। तो 2.718 होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2.718 होता है। तो ई की वैल्यू हमारे पास, आपको ई की वैल्यू क्या होता है, 2.718। अब दूसरे केसेस में क्या है, आपको तीसरा केसेस देखिएगा, ई की पावर 0.05 है। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, ई का पावर अगर मान लीजिए 0.05 है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइएगा। ई की पावर 0.05 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2.718 की पावर 0.05 ऐसे लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वही सबसे पहले क्या लिखना है कैलकुलेटर में, 2.718 लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, 12 टाइम्स रूट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 टाइम रूट, जैसे ऐसा है। उसके बाद क्या करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बताइएगा, -1 करने के बाद मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे 0.5 किया है, यहां पे 0.5, यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करोगे बताइए आप, 0.05, यहां से 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 0.5 क्योंकि पावर 0.5 था, यहाँ पे 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर क्या करोगे, ऐड 1 ऐड करोगे। अब 1 ऐड करने के बाद फिर क्या करोगे, इनटू इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, कितने बार, 12 टाइम्स। अब देखो तो कितना वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 2.718 एक्सपोनेंशियल वैल्यू आया था, 2.718 निकालो तो भाई कितना आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद -1 इंटू 0.05 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा वैल्यू आपको 1.0127। हाँ जी क्लियर हो गया। रेणुका, लक्ष्मी, अंकिता, रोहित, हाँ जी क्लियर हो गया। 1.05127 1.05127 हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। 1.05127 यहाँ पे 1.05127 आ गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बताइए आप, 100 इंटू 1.05127 तो कितना हो जाएगा, ₹105.127। ये इनकी वैल्यू हो जाएगी 105.127। हाँ जी क्लियर हो गया। तो आपको जस्ट 10% पर एनम लिखा हो तो कैसे बनाएंगे फ्यूचर वैल्यू, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो तो कैसे बनाएंगे, और 10% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग लिखा हो तो कैसे बनाएंगे। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, बताइए। ये क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया अंकिता। ये 105। अब क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटिव मेथड भी है इसका निकालने का, और इसको मैं और में भी बता रहा हूं। और में कैसे निकाला जाता है सुनिएगा, और में कैसे निकाला जाएगा इसको देखिए। हमने आपको e⁻ 0.05 था, तो सबसे पहले कैलकुलेटर में 0.05 लिखेंगे। उसके बाद 0.05 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4096 से डिवाइड करेंगे।
और 1 प्लस 0.05 इसमें ऐड 1 कर देंगे, 4096 1 ऐड कर देंगे। अब फिर 1 ऐड करने के बाद इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ये आपको 12 टाइम्स करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे। अब लाइक की बटन को प्रेस कर देना बेटा, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे। तो अब क्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो आप देखिएगा, सुनिएगा बेटा, आप देखिए क्या होता है। आप देखिए 0.05 डिवाइड 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका 12। तो यहाँ पे भी वैल्यू आपको उतना ही आएगा, 1.05127 यहाँ पे भी। हाँ जी, क्लियर हो गया? पल्लवी, अंकिता, क्लियर हो गया बेटा? तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो आपको फेयर वैल्यू निकालने का तरीका है। तो फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? आपको इंटरेस्ट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे और स्पॉट प्राइसेस के बेसिस पे क्या प्राइस होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, दैट इज द फेयर वैल्यू, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? रियल वर्थ ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। फेयर वैल्यू अपन इसको कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू इसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू क्या होता है। अब देखिएगा, फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, इसको समझिए। It is real worth of the, it is real worth of the underlying assets, underlying assets. It is calculated it is calculated on the basis of interest rate, current price of underlying assets, current price of underlying assets and time period के बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब आपको फेयर फ्यूचर प्राइस या फॉरवर्ड प्राइस, इसको कहते हैं फेयर फ्यूचर फॉरवर्ड प्राइस। एक होता है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर फॉरवर्ड प्राइस, ये दो केसेस होता है। तो आपको यहां पे देखिएगा डिसीजन कैसे लिया जाता है। डिसीजन यहां पे आपको एक दो केसेस हो सकता है। एक तो यहां पे होता है एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस। सपोज कीजिए यहां पे फर्स्ट केस में, यहां पे मान लीजिए यहां पे होता है एक्चुअल
फेयर फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। इसके बाद डिसीजन लिया जाता है वैल्यूएशन। इसके बाद डिसीजन क्या होता है? वैल्यूएशन। उसके बाद स्पॉट एक्शन होता है, स्पॉट एक्शन। यहां पे होता है फिर फ्यूचर एक्शन। यहां होता है गेन। आर्बिट्रेज के लिए सुनिएगा एकदम अच्छे से। फेयर फ्यूचर प्राइसेज मान लीजिए 105 है, 105 105। यहां पे हमने कहा कि भाई 110 एक्चुअल में प्राइस है, तो हमने जो एक्चुअल में 110 बोला तो ओवर वैल्यूएशन बोला ना, ज्यादा वैल्यूएशन। एक्चुअल में हमने 110, सही में होना चाहिए था 105 ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट रेट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन एक्चुअल में 110 है, तो इसको कहेंगे ओवर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे हम? ओवर, इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। दिस इज सेड टू बी ओवर वैल्यूएशन। इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। दिस इज योर ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन के केस में आपको क्या होगा? स्पॉट पे, अगर ऐसे ब्रोकर बोलेगा तो स्पॉट पे कोई चीज होगा तो सेल करोगे, सॉरी स्पॉट पे क्या करोगे? आप बाई करोगे। स्पॉट पे बाई किया, अब सुनो, स्पॉट पे बाई किया, अब फ्यूचर में क्या किया? सेल किया। और उसका फायदा क्या होगा? आप सुनिएगा, स्पॉट पे बाई और फ्यूचर में सेल। अब गेन कैसे होगा? 110 माइनस 105, गेन आपको 5 रुपए का हो गया। अब ये कैसे हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सुनिए, आपने यहां पे ₹100 था, आपका इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट था? 10% पर एनम था। टाइम पीरियड कितना था भाई? 6 मंथ का टाइम पीरियड था। यहां पे फेयर फ्यूचर प्राइस निकाला। तो फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालेंगे बताइएगा? फेयर फ्यूचर प्राइस, मैंने कहा आज की प्राइसेज में आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो, इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो आ गया कितना? 105। तो यहां पे 105 हो गया। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई क्या करो, आप बाई करो और सेल करो, आप 5 रुपये कमा लो। कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे? अब सुनो, आप कैसे कमाओगे उसके लिए देखो, स्पॉट पे बोरोड करो ₹100 फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, बैंक से बोरो करो एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ। 6 महीना के लिए पैसा बोरो करोगे, 6 मंथ के लिए पैसा बोरो करोगे, 100 रुपीज आप बोरो करोगे फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 6 मंथ के लिए। उसके बाद क्या करोगे? बाई स्टॉक एट द रेट ऑफ ₹100 एट स्पॉट, एट स्पॉट तुरंत आप बाई करोगे। क्या करोगे? बाई करोगे 10 पर स्पॉट 100 रुपीज में। इंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, इंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट, द स्टॉक at ₹110, 110। आप क्योंकि एक्चुअल प्राइसेस मार्केट में कितना चल रही है? 110, तो आप इंटर कर दीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 110 में बेचने पे। अब आपने क्या होगा कि 6 महीना वेट कीजिए। अब 6 मंथ के बाद आप अंडरलाइंग स्टॉक आपके पास है, क्योंकि आपने बाई किया हुआ है, क्योंकि आपने बाई किया हुआ है स्पॉट पे।
तो अंडरलाइंग एसेट्स को क्या कीजिए, ब्रोकर के साथ सेल कर दीजिए। कितना में सेल करेंगे, 110 में सेल करेंगे, 110 में सेल करेंगे, 110 में सेल करेंगे। तो गेन कितना हो जाएगा बताइए आप, गेन ₹110 में बेचा। बैंक में कितना पैसा देना है इंटरेस्ट के साथ, बैंक में कितना पैसा देना है, 105 रुपीज देना है। तो 105 रुपीज देनी है, 110 में बेचा, तो आपके पास कितना का फायदा हो गया, 5 रुपए का फायदा हो, 5 रुपए का फायदा हो गया। हाँ जी, क्लियर समझ आया कि नहीं आया बेटा, 5 रुपीज की बेनिफिट हो गई आपको। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को। अंकिता, लक्ष्मी, रेणुका, पल्लवी, रोहित, ये समझ आया कि नहीं आया बेटा, बताइए। 5 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ आया कि नहीं। अभी आप 100 रुपीज बोरो करो 10% इंटरेस्ट रेट पे, 6 महीने के बाद वो जो 100 रुपीज मिला, आज की प्राइसेज अंडरलाइंग एसेट्स का कितनी है, 100 रुपीज है। आप स्पॉट पे क्या कर लो, बाई कर लो, और उसको इंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करो कि भाई मैं बेचूंगा आपसे, कितना में बेचूंगा, 110 में। तो 110 में सेल करके अब बैंक में आपको कितना पैसा वापस करनी है, 105 इंटरेस्ट के साथ, तो 5 फायदा हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। अब आपको दूसरे केस में मान लीजिए फेयर फ्यूचर प्राइसेज 105 है, 105 है, आपकी यहाँ पे एक्चुअल प्राइसेज 102 है, तो इसको कहते हैं अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे, अंडर वैल्यूएशन। स्पॉट पे क्या करोगे, सेल करोगे, और फ्यूचर में क्या करोगे, अब बाई करोगे। अब सुनिएगा, यहां पे केस सेकेंड हो गया, यहां पे अब आपको यहां पे तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस, ये एक्चुअल प्राइस क्या था, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या था, यहां पे ₹110 था। अब सेकंड केस में देखिएगा, केस सेकंड जो आया, स्पॉट प्राइस आपके पास कितनी है, ₹100 है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% पर एनम है। टाइम पीरियड आपके पास कितनी है, 6 मंथ है। फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या निकला है हमारे पास, 105 निकला है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी है, ₹102 है, 102 है। तो आप देखिए इसको आर्बिट्रेज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले सेल, जो अंडरलाइंग एसेट्स आपके पास है, स्टॉक सेल एट स्पॉट। स्पॉट पे क्या करोगे, आप सेल कर दोगे, एंड रिसीव ₹100, क्योंकि आज की प्राइसेस 100 रुपया है, तो आप 100 रुपीज रिसीव करो। डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे फॉर 6 मंथ, एट द रेट ऑफ 10%। अब कहेंगे कि सर आप बोरो भी 6% 10% पे करोगे, डिपॉजिट भी 10% पे करोगे, कैसे पॉसिबल है। तो यहां पे एजम्पशन माना जाता है कि रिस्क फ्री पे बोरो भी कर सकते हैं, रिस्क फ्री पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, वो हमारी एजम्पशन है। तो बैंक आपको कितना पैसा देगा, बैंक रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ, आप रिसीव्ड आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप कितना पैसा रिसीव करोगे, रिसीव आफ्टर 6 मंथ, रुपीज आपको 100 था, 1 + 0.10 डिवाइडेड बाई 12 × 6, आपको रुपीज 105 बैंक देगा, 105 रुपीज बैंक देगा। इंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टू बाई
अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स को कितना में खरीदने के लिए आप फॉरवर्ड करने नहीं, 102 एट द रेट ऑफ रुपीज 102 में अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इंटर करोगे। अब आपके पास क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट, आपको अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने की राइट मिल गई, कितने में, 102 में। बैंक से पैसा कितना मिला, 105, बैंक से पैसा आपको कितना मिला, 105, आपने खरीदा कितना में, 102, तो गेन कितना हो जाएगा, रुपीज 105 माइनस रुपीज 102, तो गेन कितना हो जाएगा बताइएगा, ₹3 का गेन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, ₹3 का गेन हो जाएगा। तो यहां पे जो गेन निकालोगे तो कितना निकालोगे, आपका ₹105 माइनस ₹102, ये ₹3 का गेन हो गया। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही आपका कंसेप्ट है, और हर एक अलग अलग केसेस में मैं प्राइसिंग आपको निकाल के दिखाऊंगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताइए आप, बताइए क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, बताइए। क्लियर हो गया। चलिए, ये वाली सारी कंसेप्ट मुझे विश्वास है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये सारी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, मुझे विश्वास है। तो ये मैंने डेरिवेटिव आज शुरू किया। एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को हर एक केसेस। अब इस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ बेटा। ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। डेरिवेटिव की क्लास में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क। एकदम अच्छे समझ आ गया बेटा। हाँ जी, क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा। प्लीज लाइक कर देना। ऐसे पॉसिबल नहीं है हसन साहब कि शाम में भी डेरिवेटिव, इसमें भी डेरिवेटिव। क्लासेस बहुत है तो क्या करें, आप लेट से आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बार बार आप सेम चीज रिक्वेस्ट करते हैं। शाम का अलग चैप्टर चलेगा, इसमें अलग चैप्टर चलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।